उसके आगे है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, तो हेडिंग डाल लेना कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड, जो प्लानिंग है, योजना है, उसे वाइडली बहुत ज़्यादा रूप से स्वीकार किया जाता है, एक स्ट्रेटजी के तौर पे देखा जाता है, एक रणनीति के तौर पे देखा जाता है फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि जो संसाधन हैं उनका सही तरीके से यूज हो सके, न्यायोचित तरीके से उनका उपयोग हो, जुडिशियस। इट हैज़ इम्पोर्टेंस, इसकी जो महत्व है, इसका जो महत्व है इन अ कंट्री, एक देश में, लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में, विच हैज़ इनोरमस डाइवर्सिटी, इनोरमस बहुत ही अत्यधिक विशाल रूप में, मतलब विच हैज़ इनोरमस वेरी लार्ज, जहाँ जिसकी कह रहा है कि भारत जैसे देश में रिसोर्स प्लानिंग की जो जो रिसोर्सेज है, विच हैज़ इनोरमस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो है भारत में, इंडिया हैज़ इनोरमस डाइवर्सिटी, तो भारत में बहुत बड़ी विविधता नज़र आती है। डाइवर्सिटी में विविधता, विविधता मतलब कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर कुछ ज़्यादा है, कहीं पर कुछ कम है, इस तरीके से। मतलब इनोरमस डाइवर्सिटी कह रहा है कि भारत में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की विविधता देखी जाती है, इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज की उपलब्धता की डाइवर्सिटी देखी जाती है। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर रीजन्स, भारत में कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्स, जहाँ पर कुछ निश्चित जो रिसोर्सेज हैं वो उससे संपन्न है, वहाँ पर मतलब अत्यधिक मात्रा में है। बट आर डिफिशियंट, डिफिशियंट का मतलब कम होना, लेकिन वहीं डिफिशियंट है इन सम अदर रिसोर्सेज, मतलब वहाँ ही दूसरी और किसी रिसोर्स की कमी है। मतलब कहीं देखा जाता है कुछ क्षेत्रों में कि कुछ जो सर्टेन टाइप्स के रिसोर्स है वहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं सम अदर रिसोर्सेज जहाँ पर उनकी कमी है। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर है, इतना है उनके पास कि कम से कम अपना पूरा कर सकते हैं। सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज की उपलब्धता के मामले में वो सेल्फ सफिशिएंट है। एंड देयर आर सम रीजन, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्स, और जहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कुछ जो बहुत ज़रूरी, वाइटल मतलब वेरी नेसेसरी, जो बहुत ही आवश्यक रिसोर्सेज हैं उनकी शॉर्टेज है, मतलब कमी है। तो फॉर एग्जांपल अब इसका उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत में जो डाइवर्सिटी है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की, वो कैसे है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं कि कहीं पर तो कुछ ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। तो फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण देके साबित करना पड़े तो द स्टेट्स ऑफ झारखंड, जैसे झारखंड राज्य है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आर रिच इन मिनरल, ये जो राज्य है इनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, मिनरल्स खनिज तत्व बहुत अच्छे अत्यधिक पाए जाते हैं। और कोल डिपॉजिट कोयले के अवशेष या कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कोल डिपॉजिट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, ऐसे अगर अरुणाचल प्रदेश को देखें तो वहाँ वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट लैक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पर उन वाटर रिसोर्सेज के यूज करने के लिए इतनी तेज़ी से काम नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखी गई है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि उसका यूज किया जा सके। इसी तरीके से स्टेट ऑफ राजस्थान जो है इज वेरी वेल इंडाउड माने होता है बहुत अत्यधिक मात्रा में देना। इस तरीके से अगर हम देखें राजस्थान जो है इंडाउड विद, उससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है, बहुत ज़्यादा मिला है। क्या मिला है, सोलर और विंड एनर्जी उस वहाँ खूब है, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स, लेकिन पानी की वहाँ कमी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, ऐसी तरीके से लद्दाख जिसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, वो दुनिया के बाकी राज्यों से अलग थलग पड़ा है, वहाँ बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, इट हैज़ वेरी जनसंख्या भी कम पाई जाती है लद्दाख में, और थोड़ा वहाँ पर आने जाने की भी समस्या है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, और लेकिन यहाँ की सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके मामले ये बहुत संपन्न है। बट इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर, लेकिन यहाँ पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सम वाइटल मिनरल्स की कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड प्लानिंग, तो इन सब चीज़ों के लिए एक ज़रूरत महसूस होती है, वो है बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और लोकल लेवल पर इसकी आवश्यकता है। रिसोर्स प्लानिंग
तो अगर ये पूछा जाए कि क्या रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता क्या है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री या डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है ये तो हमने बता दिया। रिसोर्स प्लानिंग एक तरीके की स्ट्रेटजी है जो ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से जो अवेलेबल रिसोर्सेज उनका जुडिशियस यूज हो, कोई अनुचित यूज़ ना हो, बहुत समझदारी तरीके से या बहुत न्यायोचित तरीके से कि सभी को उसकी प्राप्ति हो, किसी को उसकी कमी ना हो। अगर देखें तो ज़रूरत क्यों है, क्योंकि डाइवर्सिटी जो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा पाई जाती है भारत में। कहीं तो बहुत अत्यधिक है, कहीं पर बहुत, अगर उसके पास कोई चीज़ बहुत अधिक है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा रिसोर्स की उसके पास कमी है, और किसी के पास अगर रिसोर्स है तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वह इसका यूज कर पाए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की एक ज़रूरत महसूस की जाती है। अगला है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसके निशान लगवा देंगे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं पहले। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत में रिसोर्स प्लानिंग कैसी है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज across the regions of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resource, evolving a planning structure। तो क्या है, कह रहे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके की प्रोसेस है, रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल। तो रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित रहती हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे की जाती है। तो रिसोर्स प्लानिंग में पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना, इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज, और ये देखना कि कितनी मात्रा में है अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री में, उसकी अवेलेबिलिटी को जानना किस हिसाब से वहाँ पर पाया जाता है। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, और इसमें ये चीज़ शामिल होती है सर्वे करना, मैपिंग करना, क्वालिटी निर्धारित करना कि कैसी क्वालिटी का है, कितनी क्वांटिटी है, उसका एस्टिमेशन किया जाता है, उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेशन अनुमान लगाया जाता है, एंड मेजरमेंट, और ये मापा जाता है ऑफ द रिसोर्सेज, और मेजरमेंट किया जाता है रिसोर्सेज का। इवॉल्विंग आ प्लानिंग, फिर प्लानिंग होती है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एडॉप्ट माने प्रदान करना अत्यधिक मात्रा में। फिर इवोल्यूशन किया जाता है प्लानिंग का कि प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, विद कैसे किया जाता है। एडॉप्ट शब्द को आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं जब आप आंसर लिखोगे। विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होने के साथ, स्किल के साथ, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग, ताकि इम्प्लीमेंटिंग हो सके, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। इसके लिए प्लानिंग जो होती है, इस प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व किया जाता है। किसके साथ, स्ट्रक्चर, इसके साथ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, और इंस्टीट्यूशन सेटअप के साथ इसको इवॉल्व किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है। तीसरा है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट को, प्लान को मैच करना ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट की, पूरे नेशन में किस हिसाब से किस चीज़ की आवश्यकता है, कि कौन सा रीजन ऐसा है, कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, और कहाँ पर ये बहुत अत्यधिक मात्रा में, तो ये मैच करना पड़ता है। इंडिया हैज़ मेड कंसर्न एफर्ट, तो इंडिया ने इस क्षेत्र में बहुत ही कंसर्न एफर्ट किए हैं, बहुत ही अच्छे एफर्ट लगाए हैं फॉर अचीविंग द गोल, इस गोल को हासिल करने के लिए, रिसोर्स प्लानिंग के गोल को हासिल करने के लिए। फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर, पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत ने प्रयास करने शुरू कर दिए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। तो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, तो पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान होता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है, कि किस तरीके से भारत आर्थिक रूप से प्रगति करेगा, यही निर्धारित करता है। इसमें सारी प्लानिंग की जाती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, रिसोर्सेज का यूज कैसे होगा। तो भारत ने इसका शुरुआत कर दी थी आज़ादी के बाद से ही, इस फ्रीडम के बाद। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है इज अ नेसेसरी कंडीशन, एक बहुत ही आवश्यक कंडीशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन के विकास के लिए। बट मोर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज इन द अब्सेंस ऑफ करेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इन इंस्टीट्यूशन में हिंडर द डेवलपमेंट। लेकिन केवल
अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज काम नहीं चलेगा कि आपके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन अगर आपके पास, बट यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन की डेवलपमेंट के लिए। बट मेयर मिस ओनली, लेकिन केवल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होना, अवेलेबल रिसोर्सेज का होना इन द एब्सेंस ऑफ कैश होने, अगर आपके पास उसी हिसाब से चेंजेस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो मैं हिंडर माने होता है क्रिएट ऑब्स्टेकल, ये बाधा डाल सकती है किसी भी देश के डेवलपमेंट में। तो देयर आर मैनी रीजन्स, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं इन अवर कंट्री, हमारे देश में, दैट आर रिच इन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज के मामले में रिच हैं, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, लेकिन वो आर्थिक रूप से पीछे हुए हैं। तो देखा जाता है कि भाई उनके पास रीजन जो है कुछ कंट्री के, कि उनके पास रिसोर्सेज तो बहुत है, फिर भी वो पीछे हैं, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं इकोनॉमिक डेवलप्ड नहीं हो पाए हैं। ऑन द कॉन्ट्री, उसके विपरीत अगर हम देखें, देयर आर सम रीजन, कुछ रीजन ऐसे हैं विच हैव अ पुअर रिसोर्स, जिनके पास रिसोर्स अच्छी मात्रा में नहीं है, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, मतलब लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। रीजन ये है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा है, इससे काम नहीं चलेगा, उसके पास उसी प्रकार से चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी तकनीक में, अपनी इंस्टीट्यूशनल सेटअप में, कि वो उसका यूज कर पाए। इसीलिए अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो वैसी डेवलप्ड भी होगा। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कुछ के पास नहीं है, मतलब लेकिन जितने हैं वो उस रिसोर्सेज का यूज करना जानते हैं कि किस तरीके से हम उसका सही से उपयोग कर सकते हैं, तो वो डेवलप्ड बन चुके हैं। अगर यहाँ पर देखें, इतिहास उठा के देखते हैं अपने हमारे भारत देश का, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, तो जो उपनिवेशवाद था, जो ब्रिटिश लोग बिजनेस करने के पर्पज़ से, या यूरोपियन कंट्रीज जो थे, यूरोपियन कंट्रीज जो दूसरे देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से गए थे, फिर वहाँ शासन करने लग गए थे। तो हिस्ट्री जो है कॉलोनाइजेशन की, ये रिवील करती है, ये दिखाती है, प्रकट करती है दैट द रिच रिसोर्सेज कॉलोनीज वर मेन अट्रैक्शन, की रिच रिसोर्सेज की यही एक रीजन था कि जो कॉलोनाइजेशन हुआ था, जो विदेशी कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां अन्य देशों की ओर आकर्षित गए थे, भारत में आए थे, इसी उद्देश्य से आए थे, बिजनेस पर्पस से, कि इसीलिए भारत इसलिए अट्रैक्शन का केंद्र रहा हमेशा। अगर आप देखेंगे इतिहास उठाकर, तो शुरुआत से ही, चाहे सिकंदर की बात करें, चाहे कोई भी, चाहे मुगलों की बात करें, अरब कंट्रीज की बात करें, तुर्किश की बात करें, या जितने भी देश थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ इन्वेडिंग इंडिया पर अटैक करने का मुख्य कारण क्या था कि भारत में रिच इन रिसोर्सेज, भारत रिसोर्सेज के मामले में बहुत रिच था, इसीलिए भारत को गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी वजह से हर देश को इसने आकर्षित किया, वो थी सबसे बड़ी वजह, दैट द इंडिया वॉज रिच इन रिसोर्सेज एंड इंडिया इज स्टिल इन रिच इन रिसोर्सेज। तो आगे देखते हैं, फॉरेन इन्वेडर माने आक्रमणकारियों को, विदेशी आक्रमणकारियों का केंद्र रहा। इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that helped them to exploit resources to other region। अब कारण क्या था? इट वॉज प्राइमरली हायर लेवल, ये बहुत ही प्राथमिक हायर लेवल पे हुआ ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल, ये बहुत ही ज़्यादा जो कॉलोनाइजेशन था ये हायर लेवल था, इनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो था, तकनीकी विकास उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, कंट्रीज थे ये तकनीकी विकास वाले, दैट हेल्प देम, जिसने इनको इतना योग्य बनाया, इनकी मदद करी कि वो एक्सप्लॉइट कर सके, कि वो शोषण कर सके या यूज कर सके रिसोर्सेज और अदर रीजन, दूसरे देश जाके या दूसरे क्षेत्रों में जाके उनके रिसोर्सेज का यूज कर सके, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी, और वो वहाँ जाके ओवर द कॉलोनीज, वहाँ जाके दूसरे देशों पे अपना प्रभुत्व जमा सके, सुप्रीमेसी, अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सके। देयरफॉर इसीलिए रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट only when they are accompanied by appropriate technological development। इस प्रकार से हम कह सकते हैं रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट, रिसोर्सेज तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू डेवलपमेंट में ओनली व्हेन दे आर accompanied by appropriate technological development, जब उसमें पर्याप्त रूप से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होंगे एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए जाएँ, तकनीकी चेंजेस और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। भारत ने इन सब चीज़ों को फेस किया है डिफरेंट फेजेस में, अलग अलग समय या चरणों में कॉलोनाइजेशन के दौर में। देयरफॉर इन इंडिया, इसीलिए इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल, इसीलिए जो भारत है, भारत में डेवलपमेंट जो है सामान्य रूप से, एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट
ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए जब हम भारत के विकास के बारे में बात करते हैं, इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल, सामान्य अर्थ में रिसोर्स डेवलपमेंट, तो भारत का विकास तभी हो सकता है जब रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा ओनली, और ये तभी है, डज नॉट ओनली, लेकिन इसमें केवल यही चीज़ शामिल नहीं है, इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के होने से कुछ नहीं होगा, बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, बल्कि हमारे पास तकनीक, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स की जो क्वालिटी, गुणवत्ता है, एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, और जो ऐतिहासिक अनुभव रहा है लोगों का, उसको भी हमें उसमें हमें इनको भी शामिल करना होगा। तो जब भी हम बात करते हैं इंडिया के डेवलपमेंट की, सामान्य रूप से रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट, रिसोर्स डेवलपमेंट में केवल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि तकनीकी, मनुष्य के जो रिसोर्सेज हैं उसकी क्वालिटी, और जो ऐतिहासिक जो लोगों का अनुभव रहा है वो भी शामिल होगा। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का संरक्षण क्यों जरूरी है, संभाल कर रखना जरूरी क्यों है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, रिसोर्सेज बहुत जरूरी है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, बट इरेशनल, रैशनल होता है रीजनेबल, और इरेशनल होता है अनरीजनेबल, तार्किक, इलॉजिकल, यू कैन से इरेशनल, इलॉजिकल। लेकिन अगर हम इसी तरीके से इलॉजिकल कंजप्शन करेंगे, अगर हम उनका बिना सोचे समझे उनका उपयोग करेंगे, एंड ओवर यूटिलाइजेशन, और ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे, उपयोग करेंगे, में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट, तो ये किसको जन्म देगा, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट, और पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को पैदा करेगा। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अगर हमें इन समस्याओं का सामना करना है, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट, तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत जरूरी हो जाता है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, और ये बहुत ज़्यादा मेन कंसर्न रहा है जो लीडर्स थे, जो थिंकर्स थे पहले के। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं हम गांधी जी की, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट, तो गांधी जी बहुत ज़्यादा चतुर थे इन वॉइसिंग, और वॉइसिंग माने आवाज़ उठाने में, हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन, अपनी उन्होंने आवाज़ उठाई रिसोर्स कंजर्वेशन के मामले में। इन शब्दों में उन्होंने कहा था, जब उन्होंने ये रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाई, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, कि धरती पर, भारत में हर किसी की ज़रूरत के लिए तो पर्याप्त है, एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, लेकिन किसी के लालच की पूर्ति करने के लिए नहीं है। मतलब उनका ये कहना था कि भारत में रिसोर्सेस हैं, इतने रिसोर्सेस हैं कि भारत का काम चल जाएगा, लेकिन अगर उन रिसोर्सेस का कोई अपने लालच के लिए, या केवल एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथ में ये सीमित कर दिया जाए रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन, तो उसकी तो पूर्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि लालच कभी पूरा नहीं होता है। He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion at the global level. उन्होंने प्लेस किया था, उन्होंने कहा था, उन्होंने लालच को ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल, जो लालची और स्वार्थी व्यक्ति हैं और जो शोषण कर रहे हैं प्रकृति का, एक्सप्लोइटेशन, शोषण, गलत उपयोग कर रहे हैं नेचर का ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके एज ए रूट कॉज, ये सबसे बड़ी जड़ थी फॉर रिसोर्स डिप्लेशन। उनका मानना था रिसोर्स डिप्लेशन, रिसोर्स में कमी के, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसकी कमी होती है तो मेन वजह जो होगी वो होगी लोगों का लालच, सेल्फिश इंडिविजुअल और एक्सप्लोइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आधुनिक तकनीक है उसका यूज एक्सप्लोइटेशन के लिए करना, ज़रूरत से ज़्यादा या गलत इस्तेमाल करना। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। वो मास प्रोडक्शन का मतलब है कि एक फैक्ट्री बनाकर बस कुछ लोगों के द्वारा उसका फ़ायदा उठाने के विरुद्ध थे। इसकी बजाय वो चाहते थे, वांटेड टू रिप्लेस, मास प्रोडक्शन को रिप्लेस किया जाना चाहिए विद द प्रोडक्शन ऑफ मासेस, मतलब लोगों के उत्पादन के द्वारा। मतलब उनका कहना ये था कि मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है कि एक जगह पर कुछ लोगों को मजदूर के रूप में काम में लगा दिया जाता है और बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। एक ही फैक्ट्री से हजारों करोड़ों अरबों रुपए का उत्पादन होता है। बजाय इसके वो चाहते थे कि हर व्यक्ति उत्पादन करे, इस पर उन्होंने जोर दिया था।